हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल के, आपको वो सारे क्वेश्चन कवर करवा रहे थे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2025 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2025 में रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं, रेलवे ने जो भी एग्जाम लिए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसका जीके के बहुत सारे सेट हमने कवर किए थे। अभी हम वो भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ताकि ये वाले भी करवाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के इसके 2 सेट कंप्लीट किए थे, यह है सेट नंबर 3। क्योंकि आपको ओवरऑल सारा आइडिया यहाँ से आपको होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और सेम टू सेम, शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे। आपको यहाँ से ये आइडिया लेना है, ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं, इनमें से तो क्वेश्चन रिपीट हो ही सकते हैं। आपको यहाँ से आइडिया ये लेना है कि यहाँ से कौन कौन से वो टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर्स पे किस टाइप के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा फोकस है रेलवे का, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वैसे ही जीके साइंस, इस टाइप से आपको कंप्लीट पता लगेगा अगर आप सारे सेट लगा लेते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3, जनरल नॉलेज 2-3-2025, शिफ्ट नंबर 3, आरपीएफ कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 1, अक्टूबर 2024 में किस संस्थान ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के उद्देश्य से एक कॉम्पैक्ट डिवाइस पेश की? ये पेश किया है, आपको ध्यान रखना है, आईआईटी इंदौर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2024 लोकसभा में पेश किए गए जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 द्वारा किस कानून में संशोधन नहीं किया गया? आपको ध्यान रखना है, इसको फरवरी 2024 में लोकसभा में इसको पेश किया गया था। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 को फरवरी 2024 में इसको लोकसभा में पेश किया गया था। और इसमें जो चेंजेस किए गए थे ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 में चेंज किया गया था, जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 और जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1995 को इस विधेयक द्वारा संशोधित संशोधित या कहते हैं रिफॉर्म नहीं किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें चेंज नहीं हुआ था, इसमें संशोधन नहीं किया गया था जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1995 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चुंगल से स्वतंत्र करवाने के लिए आजाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना था? आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन का रास्ता चुना था। और ध्यान रखेंगे, उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की और उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1943 में। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है? पता ही होगा आपको, काली मिट्टी में उगाया जाता है कपास, कॉटन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं हिंदी में सातेलीय सिद्धांत, व्हाट हैपेंस टू ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर? आपको ध्यान रखना है, लेक सेटेलिए प्रिंसिपल ये कहता है, इफ ए चेंज इन कंडीशन सच हैज, मतलब अगर कंडीशन में चेंज होगा, जैसे कि कंसंट्रेशन, सिस्टम की कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, जब हम सिस्टम के अंदर इन सभी कंडीशन को अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम अपने आप को एक डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में अपने आप को फिक्स कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, जिससे वो इन सभी कंडीशंस का अपोजिशन करेगा। और इससे बनेगी फिर इक्विलिब्रियम की एक कांस्टेंट, कह सकते हैं कांस्टेंट स्टेट बनती है, जिससे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम अपने आप में अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा। मतलब कि अपनी एक कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज मिडल, इस तरह से एक अपने आप ही एक नया इक्विलिब्रियम वहां पे क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, द सिस्टम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट अपोज द चेंज टू री इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था?
आपको ध्यान रखना है 1857 के विद्रोह से संबंधित पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ को थॉमस जोन्स बार्कर ने 1859 में चित्रित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस जोन्स बार्कर। 1859 में इसको चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राजनेता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली? ये ली थी शपथ, आपको ध्यान रखना है 2024 में जून में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री धर्मेंद्र या धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाई गई है? आपको ध्यान रखना है ये एक राजमार्ग है जो असम राज्य के सिलचर को गुजरात के बंदरगाह शहर पोरबंदर से जोड़ता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है? संगमरमर का जो स्रोत है मार्बल का, तो ये है पर्वतमाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली रेंज। क्वेश्चन नंबर 10, तात्या टोपे ने डैश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? आपको ध्यान रखना है तात्या टोपे नाना साहब के निकट सहयोगी थे ये, और इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आदर्श गैस नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द आइडियल गैस लॉ? आपको ध्यान रखना है आइडियल गैस लॉ एक कॉम्बिनेशन होता है बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का और ओगैद्रो लॉ का, और ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और इक्वेशन होती है, इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस लो ये होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें एन होता है नंबर ऑफ मोल्स और आर होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, और किसी भी गैस की कहते हैं फॉर ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पीवी डिवाइड बाई टी ये बराबर होगा आर के। पीवी डिवाइड बाई टी होगा एन आर के बराबर। अब एन और आर दोनों मैंने क्या माने हैं दोस्तों, कांस्टेंट। तो इस ये किसके बराबर होगा, सारी पीवी बाई टी कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। ये हो गया ऑप्शन ए। द प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी ऑफ ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस आर रिलेटेड टू द इक्वेशन पीवी बाई टी बराबर है कांस्टेंट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट? एक्सट्रीमिस्ट्स, यहाँ पे आतिवादियों का मतलब क्या है, उग्रवादी। उग्रवादी जो नेता थे उनकी क्या मांग नहीं थी? तो आपको ध्यान रखना है उनकी मांग थी पूर्ण स्वराज की, ना कि वो चाहते थे, ये मांग थी उदारवादी नेताओं की। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये उग्रवादी या अतिवादियों की मांग नहीं थी। एक्सट्रीमिस्ट की ये मांग नहीं थी, डिमांड नहीं थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ? सबसे अधिक लाभ हुआ है, आपको ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र को वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से सबसे अधिक लाभ हुआ है, क्योंकि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने और डिजिटल क्रांति के उदय ने भारतीय आईटी उद्योग को वैश्विक ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया था। जैसे कि अमेरिका, यूएसए, यूरोप, इस तरह से हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश का एक संयोजन थी? वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश का एक संयोजन थी। आपको ध्यान रखना है
प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और मवेशियों को धन का प्रतीक माना जाता था। जैसे जैसे वैदिक लोग उत्तर भारत में बसते गए, कृषि अधिक प्रमुख होती गई, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं ऑप्शन बी, कृषि और पशुपालन। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन के संयोजन पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसकी कुल लंबाई है, आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई ये है 5,846 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर MFAL एजेंसी की स्थापना डैश की संस्तुतियों पर की गई थी, मतलब कि किसकी सिफारिश पर की गई थी? राइट आंसर होगा, इनकी स्थापना की गई थी, सिफारिश की थी अखिल भारतीय रण समीक्षा समिति ने, ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने 1971 में। क्वेश्चन नंबर 17, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है अधिक मात्रा में वनस्पति किस टाइप की? कंटीली झाड़ियां और शुक, इंग्लिश में बोलेंगे थोर्नी बसेस एंड श्रब्स। क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, 25 ईयर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पेटिशंस की अवधारणा पेश की? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्यूरेटिव पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन, उपचारात्मक याचिका, ये शब्द पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस शब्द का यूज किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, 1577 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे? आपको ध्यान रखना है, गुरु रामदास जी चौथे सिख गुरु थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा दी गई भूमि पर 1577 में 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना की और पवित्र तालाब की खुदाई शुरू की थी यहाँ पे, जो अब क्या है, स्वर्ण मंदिर, श्री हरमंदिर साहिब। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु का नाम है गुरु रामदास जी। क्वेश्चन नंबर 21, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार कार्यों के प्रवर्तन हेतु डैश में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की स्थापना की थी? आपको ध्यान रखना है, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जिसको बोलते हैं SNDP, इसकी स्थापना की थी 1903 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, साइंस है क्योंकि विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसके वेपर बन जाते हैं, प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। आपको ध्यान रखना है, रोल्ट लो कहता है किसी भी सॉल्यूशन में प्रत्येक वोलेटाइल वेपर का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कहता है रोल्ट लो। मतलब ये इक्वेशन होती है Pa इजिकल टू होता है एक्स से, पैरों में एक्स से
ए है मतलब एक्स ए डॉट पी ए। यहाँ पे पीए है दोस्तों, ये क्या है? ये है पार्शियल वेपर प्रेशर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्स ए इंटू में पीए के, सॉरी एक्स ए इंटू में पी स्टार ए के। एक्स ए क्या है? एक्स ए का मतलब है सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, और पीए क्या है अपने आप में? प्योर प्योर कंपोनेंट ऑफ वेपर प्रेशर। ये कहता है रोल्ट का नियम, रोल्ट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 23, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर होगा, ये जीता है ऋषभ शेट्टी ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, डैश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है? राइट आंसर होगा इसका, ये की गई है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और यूक्रेन के बीच कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर 2024 के किस महीने में हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर होगा, ये किए गए थे अगस्त 2024 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, मई जून 2024 में ओपन परिसर में आयोजित एक कार्यशाला में आईआईटी धारवाड़ की एक टीम ने दुनिया के पहले डैश सहायता ड्रोन का अनावरण किया? राइट आंसर होगा इसका, ये किया वैक्सीन एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का, टीका और दवा वितरण। क्वेश्चन नंबर 27, एनएसएसओ के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के लिए मौजूदा कीमतों पर प्राक्कलित नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी कितनी थी? राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ 2023-24 ये थी 296.58 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पावर। कौन से क्षेत्र के द्वारा? विच सेक्टर? पावर सेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण रूरल क्रेडिट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसान एवं छोटे व्यवसायों को उत्पादन और विकास हेतु निधि प्राप्त करने में सहायता करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो प्रयोग किया। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की वो शक्ति होती है जिसके द्वारा वो किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। न तो वो उसे स्वीकृत कर सकता है और न ही उसको अस्वीकृत कर सकता है, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित कर सकता है, रोक लगा सकता है उसके ऊपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैल सिंह। इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राजबत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहता है रियासतों के पूर्व शासकों के राजबत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो आपको ध्यान रखना है, ये था 26वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1971 में, 1971 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्री परिषद का भाग नहीं है? राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल
मंत्री परिषद का भाग नहीं होता, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, मानव विकास का विचार डैश की संकल्पनाओं पर आश्रित है। देखो, इसमें आएगा इक्विटी, आएगा सस्टेनेबिलिटी, आएगा प्रोडक्टिविटी, आएगा सिक्योरिटी इंपोर्टमेंट, ये इसमें नहीं आएगा। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, नॉट इंपोर्टमेंट। एक दो तीन, राइट आंसर होगा एक दो तीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित और इसकी निगरानी करता है तथा कुछ नियम एवं प्रोटोकॉल लागू करके निवेशकों के लाभों की रक्षा करता है? कौन सा संगठन? आपको ध्यान रखना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेबी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में डैश से संबंधित नौकरियां शामिल हैं। देखो, आसान क्वेश्चन है। ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में क्या क्या आएगा? देखो, बुनाई आएगा, हस्तशिल्प आएगा, डेयरी जैसे उद्योग, इस टाइप की सारी चीजें आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडस्ट्रीज लाइक वीविंग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेयरी। क्वेश्चन नंबर 36, 16 अक्टूबर 2024 को भारत में आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था, राइट आंसर होगा अश्वनी वैष्णव के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया किन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA में तेजी ला रहे हैं? इन क्षेत्रों का नाम है, ये एरियाज हैं, कृषि सप्लाई चेन और उभरते क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन एंड एमर्जिंग सेक्टर्स में। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मॉनसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? अगर स्टेट पूछता है कौन सा आएगा, फिर केरला आएगा। केरला के बाद फिर उसके बाद किस में आएगा? देखो, नागपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, ये इस साइड पड़ते हैं। साउथ की तरफ कौन सा पड़ेगा? बेंगलुरु पड़ेगा। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, सबसे पहले वर्षा होगी भारत में मॉनसून के आगमन पर किस शहर में सबसे पहले वर्षा होगी? बेंगलोर में सबसे पहले वर्षा होगी, इनमें से। क्वेश्चन नंबर 39, महाशिवरात्रि जिसे शिव की महान रात्रि के रूप में भी जाना जाता है, किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? राइट आंसर होगा, ये मनाया जाता है फाल्गुन महीने में। महाशिवरात्रि को किस महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल का क्या अर्थ है? इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में पब्लिक भी नहीं आएगा, पोर्टल भी नहीं आएगा, पहले आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी, यहाँ पे रिटेल है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार क्या है? आपको ध्यान रखना है, उत्तरी सरकार भारत के पूर्वी तट का एक हिस्सा है, जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से उड़ीसा के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है ये? एक तटीय मैदान का नाम है, एक तटीय मैदान का नाम है ये। ठीक है, ये पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, जबकि इसका दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42,
9 अक्टूबर 2024 को आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में कितने सदस्यों ने रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने के निर्णय का समर्थन किया? राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर 2024 को ये समर्थन किया 6 में से 5 सदस्यों ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 5 आउट ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 43, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को आईएएफ एयर शो डैश में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा, इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञानी प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर अपने अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज के लिए जाना जाता है मैडम मैरी क्यूरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के तहत इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, नोबेल अवार्ड दिया गया था। और उसके बाद फिर 1911 में इनको दोबारा से केमिस्ट्री में भी नोबेल अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा, ये संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञान के रूप से। द फॉर्म ऑफ द ओथ्स और अफर्मेशन से संबंधित है तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ए नेगेटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड अट्रैक्ट ए हैंगिंग ऑब्जेक्ट। कहता है एक ग्लास रोड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करती है एक हैंगिंग ऑब्जेक्ट को। कोई हैंगिंग ऑब्जेक्ट है, उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। द नेचर ऑफ द हैंगिंग ऑब्जेक्ट का जो नेचर होगा वो क्या होगा? पहला कहता है सर्टेनली नेगेटिवली चार्ज। देखो नेगेटिव 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 को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये ऑप्शन बार हो गया। मे बी पॉजिटिवली, सर्टेनली पॉजिटिवली, मे बी नेगेटिवली। नेगेटिव तो होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब बात रहेगी इन दोनों की। इसमें कहता है सर्टेनली पॉजिटिवली चार्ज। देखो पॉजिटिव तो यहाँ पे भी है, मे बी पॉजिटिव चार्ज, ये ठीक है। और मे बी न्यूट्रल। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, वो अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव पॉजिटिव को या पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है। तो पॉजिटिव मे बी पॉजिटिव तो हो ही सकता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू इट कैन आल्सो अट्रैक्ट ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा रोड के ऊपर, वो रिपेल कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जेक्ट के अंदर। जिसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो एक किनारे पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी अट्रैक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट करता है, काम करता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, जो कह सकते हैं ये लो है, यहाँ पे ये अप्लाई होता है। राइट आंसर होगा ये ऑप्शन भी बार हो गया। क्या हो सकता है, और मे बी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव तो हो ही सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तब भी अट्रैक्शन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर के सिंहभूम के किस आदिवासी किसान ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था? आपको ध्यान रखना है, इस आदिवासी किसान का नाम है गोनू, ऑप्शन डी। गोनू ने 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर के सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, 2024 में कौन सी कंपनी 5% प्रीमियम के साथ स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल होकर भारत की पहली सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनी बन गई है? इस कंपनी का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीवा बुपा। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य में गंगा के तट पर प्रति वर्ष गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों तीर्थयात्री पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं? किस राज्य में? इस राज्य का नाम है ऑप्शन सी,
पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ऑप्शन सी बिंदुसार। ध्यान रखना आपको, कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार अपने पिता के बाद मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बने थे।